हे ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है हमारी लेक्चर सीरीज़ सिक्स क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। सो गाइस, हमने अपने लास्ट यानी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने डाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जाना था। हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी समीर एक और समीर दो की। उसके बाद हमने व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लिव्स, ये भी हमने पढ़ा था। सो आज का हमारा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसके बारे में हम जानेंगे और आपको समझ आएगा कि डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है कैसी डाइवर्सिटी है, इंडिया को एक डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहते हैं, एक डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहते हैं। सो इंडिया जो कंट्री है इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। आई होप कि आपको अब डाइवर्सिटी का जो मीनिंग है वो समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर पूरा नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा होगा, मैं यहाँ पर भी आपको समझा दूँ कि डाइवर्सिटी क्या होता है एक्चुअली। अगर ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनका जो दूसरे जो कस्टम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उसी एरिया को हम कहेंगे कि ये जो एरिया है ये डाइवर्स एरिया है। यानी इसके अंदर डिफरेंट सिमिलर चीज़ें नहीं हैं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। इस तरह जो हमारा इंडिया है यहाँ पर भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे लैंग्वेज हैं, बहुत सारे, यानी इंडिया के अंदर हज़ारों में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। साउथ की अगर बात करें, इंडिया के साउथ में वहाँ पर अलग लैंग्वेजेस हैं, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग। सो ये लैंग्वेजेस के बेस पर अगर हम देखें तो इंडिया एक डाइवर्स नेशन है और यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इस तरह फूड के लिहाज से भी इंडिया के अंदर डिफरेंट बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स और जो वाज़वान और जो पकवान इंडिया के अंदर पाए जाते हैं वो हर स्पेस, हर एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। इस तरह अगर हम देखें तो डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस, रिलीजन, यानी और डिफरेंट बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेस्टिवल, मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजन और मज़हब हैं इंडिया के अंदर। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें, अगर हम इसके बारे में, ये डाइवर्सिटी के बारे में देखें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सेप्ट उनको जो डिफरेंट वेज़ में हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक ही वेज़ में, सिमिलर वेज़ में हम करते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट दैट विच आर डूइंग इन डिफरेंट वेज़, ठीक है ना। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ से आपको डाइवर्सिटी का जो असल मीनिंग है वो आपको समझ आने वाला है। सो अगर हम 100 ईयर एगो की बात करें, यानी हज़ारों साल पीछे की बात करें, सो उस टाइम की बात करें, यानी लॉन्ग बिफोर, यानी इस टाइम से पहले जब ट्रेन का कंसेप्ट, एरोप्लेन का कंसेप्ट, बसेस का कंसेप्ट, कार का कंसेप्ट हमारी लाइफ के अंदर नहीं आया था, यानी ये चीज़ें हमारी लाइफ के साथ नहीं जुड़ी थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में जब घूमते थे तो वो शिप्स पे, यानी जहाज़, जो समुद्री बेड़े होते थे, समुद्री जहाज़ होते थे, उनके ऊपर जाते थे, घोड़ों पर चढ़ के जाते थे, इस तरह कैमल्स पे, या फिर चल के, पैदल चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके। अगर एक मुल्क से दूसरी मुल्क किसी को ट्रेवल करना होता तो बहुत सारे महीनों लगते थे, सालों साल लगते थे चलने में। और लोग शिप से कभी जाते थे, कोई जो जिनके पास घोड़े होते थे वो घोड़ों से जाते थे, और इस तरह जिनके पास और जो दूसरी साज सामान था ट्रेवल करने का, तो वो उसको अपने इस्तेमाल में लाकर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with। यानी वो या तो उनका जो मकसद होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो या तो वो न्यू प्लेसेस, यानी नई नई जगह, नई नई लैंड, नई ज़मीन ढूंढने का उनका मकसद था, या फिर वो किसी न्यू जगह, यानी नई प्लेस पे, न्यू प्लेस पे सेटल होने का उनका मकसद था, इस तरह। या फिर वो नए लोगों के साथ, दूर जो लोग रहते थे उनके साथ वो ट्रेड करना चाहते थे। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता था कि जो ट्रेवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए लोग जो हैं जब दूसरी जगह पहुंचते थे तो वो वहीं पर सेटल हो जाते थे। आफ्टर कभी कभार ऐसा भी होता था कि वहाँ पर बहुत टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए सेटल हो जाते थे। या फिर कोई लोग घर इसलिए भी छोड़ देते थे कि वो जो उनकी पहली जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर फिमाइन आ गया हो, वहाँ पर ड्रॉट आ गया हो, यानी वहाँ पर कात साली पड़ गई हो, वहाँ पर कोई और किस्म का ड्रॉट पड़ गया हो, या वहाँ पर उनकी जो खाने की चीज़ें हैं वो उनके पास ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया में अगर लोग रहते हों तो वहाँ से उस एरिया को छोड़कर दूसरी एरिया पर जाते थे, दूसरी प्लेस पे जाते थे, न्यू प्लेस ढूंढते थे, क्योंकि इस एरिया में उनके लिए जो खाना था वो इनफ नहीं रहा।
और वहाँ पर खाने की चीज़ें उनसे ख़त्म हो गई, उनके पास से ख़त्म हो गई, इसलिए वो दूसरी जगह जाने लगे, दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे। कुछ लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी चले गए, अपनी जगह पहली जगह इसलिए छोड़ दी, दूसरी जगह की सर्च में तलाश में इसलिए निकल गए कि वहाँ पर जो पहली जगह थी जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जंग चल रही थी। कभी कभार ऐसा भी होता था कि एक जो किंगशिप होती थी, एक किंगडम और दूसरी किंगडम के दरमियान जंग होती थी, और लोग अपना वो जो पहली जगह होती थी उसको छोड़कर न्यू जगह, यानी जहाँ पर अमन सलामती सुकून होता था, वहाँ पर वो जाते थे और ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश करते थे। सम टाइम ऐसा भी होता था कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, नई जगह जाकर यानी न्यू प्लेस में जो अपने मकान वो बनाते थे, जो रहते थे वहाँ पर सेटल होते थे, तो लोग जो थे वो अपने आप को उस जगह के हिसाब से वो चेंज करना, यानी अपने अंदर तब्दीलियाँ लाना शुरू कर देते थे। अपनी जो उनकी प्रैक्टिस होती थी, उनके खाने का जो तरीका होता था, रहने का तरीका, बात करने का तरीका, इनमें वो चेंजिंग लाते थे। और कुछ लोग जो होते थे वो, या वही लोग जो चेंजिंग लाते थे, वो कुछ काम ओल्ड वेज में भी करते थे, यानी उनका खाने का तरीका अगर बदल जाता था तो उनके सोने का तरीका वैसे ही ओल्ड वेज में रहता था, या उनकी बात करने का तरीका वैसे ही ओल्ड वेज में रहता था। यानी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज, उनकी जो खाने का तरीका, उनका म्यूज़िक, फिर रिलीजन, ठीक है ना, इस तरह ये जो चीज़ें थी ये ओल्ड और न्यू में मिक्स होकर रह जाती थी। यानी ओल्ड मतलब अगर हम म्यूज़िक की बात करें, कुछ लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पर सेटल होते थे, तो जहाँ वो पहली जगह रहते थे वहाँ पर जो उनका म्यूज़िक था, यानी उनका जो जो वो म्यूज़िक सिस्टम उनका था, वो जब न्यू जगह जाकर वो अडॉप्ट करते थे तो वहाँ पर कुछ नई चीज़ें साथ में और मिलाते थे, तो इस तरह जो ओल्ड और न्यू का मिक्स बन जाता था। तो इस तरह हम कहेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, उनका जो कल्चर था वो इंटरमिक्सिंग हो जाता था, और हमारे सामने इस तरह नई नई जो कल्चर है, नई नई चीज़ें उभर कर हमारे सामने आती थी, और वो डिफरेंट भी होती थी, मुख्तलिफ भी होती थी, पहले से मुख्तलिफ, ज़्यादा पहले से मुख्तलिफ थी। इस तरह अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमें बताती है, जो हम हमारी तारीख़ है, जो इंसानों की तारीख़ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमें बताती है कि जब जो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो होता था वो किस तरह इंसान की जो लाइफ है, इंसान का जो कल्चर है उसको शेप देता था, ठीक है ना, कल्चरल इन्फ्लुएंस। और इस तरह जो एक रीजन होता था, जो एक एरिया है, वो किस तरह हिस्टोरिकली वो यूनिक होता था, और वो डाइवर्स्ड इसीलिए है क्योंकि वो हिस्टोरिकली यूनिक रहता था। अगर हम सिमिलरली डाइवर्सिटी की हम बात करें तो डाइवर्सिटी के और भी बहुत सारे काज हो सकते हैं। जिस तरह हम अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, ये एक जगह जो है वो लोगों की लाइफ में जो डाइवर्सिटी आती है वो जियोग्राफिकल एरिया की वजह से भी आती है, लोकेशन की वजह से भी आती है। फॉर एग्जांपल, जो लोग नियर सी यानी सी के समुद्र के करीब रहते हैं, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेनियस एरिया, यानी जो लोग सी के करीब, समुद्र के करीब रहते हैं, वो उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनका खाना पीना, उनकी फूड, म्यूज़िक, वो माउंटेनियस एरिया के लोगों से थोड़ी डिफरेंट होगी। यानी जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनसे थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। ये भी एक काज होता है इसका, डाइवर्सिटी का। सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोगों की जो क्लोथिंग हैबिट, यानी पहनने का तरीका, खाने का तरीका, यही डिफरेंट नहीं है, बल्कि जो लोगों के काम करने का तरीका वो भी डिफरेंट होता है डाइवर्सिटी के अंदर। जिस तरह हम देखेंगे, जो लोग सिटीज़ के अंदर रहते हैं वो आफ्टन वो उनकी जो वो लोग बहुत क्लोजली रहते हैं, यानी उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत क्लोजली होती है, और उनका जो फिज़िकल सराउंडिंग होती है वो क्लोजली होती है। सिटीज़ के अंदर एक बात और भी होती है कि जो लोग होते हैं वो अपनी वेजिटेबल, अपने ग्रेन्स यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ दैट कि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहें अपनी खुराक ख़रीदने में, अपनी गुड्स जो उनकी नेसेसरी गुड्स होती है वो ख़रीदने में, मार्केट के ऊपर डिपेंड रहने से वो अपनी वेजिटेबल्स और अपनी जो ग्रेन्स होती हैं, जो और जो चीज़ें खाने की चीज़ें होती हैं वो अपने खेतों में ही उगा लेते हैं। ये भी एक फ़र्क है डाइवर्सिटी में, ये भी एक फ़र्क है सिटीज़ के लोगों में, ठीक है ना। Let us try to understand what we means when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region। यानी अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जब हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल जो फैक्टर होते हैं, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि हिस्टोरिकल फैक्टर किस तरह डिपेंड करते हैं, डाइवर्सिटी किस तरह हिस्टोरिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये हम पढ़ेंगे कि एक रीजन की जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह हिस्टोरिकल फैक्टर और जियोग्राफिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। और हम देखेंगे वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ ऑफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी हमारे जो इंडिया है उसके दो जो डिफरेंट पार्ट हैं
उनकी जो लाइफ है उसके अंदर जो ज़िंदगियां हैं, उसके अंदर जो लोग हैं, उनका कल्चर, उनका रिलीजन हम देखकर, उनका जो रहने का हैबिट जो है वो हम देखकर यहाँ पर केरला और लद्दाख की, यानी केरला और लद्दाख की बात हम करके यहाँ पर एनालाइज करेंगे, यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह डाइवर्सिटी जो है वो रीजनल, यानी हमारी जो लोकेशन के ऊपर, जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है, इन्फ्लुएंस करती है डाइवर्सिटी को, ये दो चीज़ें। तो हमें जो हमारा एटलस है, अगर आपके पास एटलस बुक होगी जिसके ऊपर मैप होते हैं, वर्ल्ड मैप, हमारे इंडिया के मैप, स्टेट्स के मैप, तो आप उनके ऊपर देखोगे दो मैप, यानी एक देखोगे केरला को और लद्दाख को। इंडिया का मैप देखोगे, उसमें केरला को और लद्दाख को आप लोकेट करोगे, ढूंढोगे, ठीक है, ये आपका काम है। उसके बाद आप देखोगे कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two region would influence the following। यानी आप वहाँ पर क्या 3 चीज़ें उस मैप के ऊपर, मैप यानी एटलस के ऊपर, ये 2 रीजन के जो मैप हैं इनको देखकर 3 चीज़ें ऐसी लिस्ट कर सकते हो, 3 चीज़ें आप ऐसी लिख सकते हो अपने अल्फाज में, या ढूंढ सकते हो ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ पर आपको नीचे तो दी गई चीज़ें हैं, यानी फूड ऑफ पीपल टू ईट, क्लोथ दे वेयर, वर्क दे डू, ये आप लिखोगे कि किस किस रीजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर द ड्राई बैन लैंडस्केप ऑफ द मोन्टेनियस डिज़र्ट ऑफ लद्दाख, ये आपके सामने जो इमेज है, ये आप जो लद्दाख का, आप में से कोई अगर लद्दाख गया होगा या लद्दाख का कोई स्टूडेंट होगा हमारे लेक्चर को देख रहा, तो आपको पता है कि वहाँ पर लद्दाख के अंदर जो बड़े बड़े ड्राई डेजर्ट होते हैं, खुशक डेजर्ट होते हैं, वहाँ पर रेन बहुत कम होती है, वहाँ पर जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेन बहुत कम होती है, जो हम आगे पूरा पढ़ने वाले हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो हमारे यूटी, लद्दाख की यूटी, आपको पता है जब पहले हमारी अर्स्टवाइल स्टेट होती थी जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी वो पूरी लद्दाख विद जम्मू एंड कश्मीर एक पूरी स्टेट होती थी। लेकिन 2019 के अंदर एक एक्ट लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट कर दिया, ठीक है ना, 2 अलग यूनियन टेरिटरी में, एक जो जम्मू एंड कश्मीर बना और एक लद्दाख बना। तो जो हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एक डेजर्ट है, एक डेजर्ट जो नॉर्थर्न माउंटेन, जो नॉर्थ इंडिया है, इसका जो हिमालयन माउंटेन है, अगर ये इंडिया है हमारा, यहाँ पर अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, अगर छोटा रफ सा मैप बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा वीक हूँ मैप बनाने में, लेकिन फिर भी जुगाड़ हो जाता है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर ये जो एरिया है नॉर्थ वाला, और ये पूरा एक हिमालयन माउंटेन है ये पूरा, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लद्दाख पाया जाता है। और ये जो लद्दाख है, ये लद्दाख इंडिया के नॉर्थ में पाया जाता है, और ये पूरा एक डेजर्ट है। डेजर्ट क्या होता है? एक सहरा है जहाँ पर रेत ही रेत होती है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत पास, यानी वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल, यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत कम होता है, बहुत कम सब्जियाँ उगती हैं, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, बहुत कम यहाँ पर दालें उगती हैं, ना होने के बराबर। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, रेन बहुत कम होती है, एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, यानी यहाँ पर बर्फ़ बहुत, यानी पूरे साल में बहुत टाइम, यानी 8 से 9 मंथ इस एरिया के अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, रेन बहुत कम होती है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, बहुत कम एग्रीकल्चर होता है। देर आर वेरी फ्यू ट्री दैट कैन ग्रो इन द रीजन, यानी बहुत कम ट्रीज़ हैं, बहुत कम पेड़ पौधे हैं। अगर हम देखें एलमोंड के पेड़ पौधे वहाँ पर, यानी एलमोंड जो हमारे बादाम होते हैं वो यहाँ पर उगते हैं, लेकिन बहुत कम ही उगते हैं। और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो है, अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें लद्दाख के अंदर, तो लोग जो हैं वो पानी कहाँ से लाते हैं? समर के अंदर जो स्नो मेल्ट होती है तो वहाँ से पानी वो लाते हैं, और सर्दियों में वो पानी जमा करके रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह लोग जो हैं वो डिपेंड रहते हैं स्नो के ऊपर, यानी जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के पानी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो यूजुअली शीप्स, यानी बकरियाँ और शीप्स, यानी जो भेड़ बकरियाँ, शीप्स और गोट वो रखते हैं एज ए डोमेस्टिक एनिमल। और जो गोट्स होती हैं इस रीज़न के अंदर स्पेशल इसलिए होती हैं क्योंकि गोट्स के जो बाल होते हैं वहाँ से पश्मीना बनता है, पश्मीना वूल जो हम लेते हैं, गोट्स की जो खाल होती है वहाँ से, उनके जो बाल होते हैं वहाँ से हम पश्मीना लेते हैं, और ये जो वूल होती है ये
इसलिए प्राइज्ड होती है, इसलिए बहुत महंगी होती है, क्योंकि इस पश्मीना जो शाल होती है यानी इस जो ये पश्मीना जो होता है वूल होता है, इससे एक शाल बनती है जिसको हम पश्मीना शाल कहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जो कश्मीर से जो लोग जाते हैं, कश्मीर के जो ट्रेडर जाते हैं, वो इन लोगों से यानी लद्दाखी लोगों से वो वहाँ से वूल कलेक्ट करते हैं और कश्मीर में आकर इससे पश्मीना शाल वोन करते हैं, यानी पश्मीना शाल को बुनते हैं और फिर वो हाई प्राइस में बेचते हैं। इसलिए लद्दाख के लोगों की एक ट्रेड ये भी होती है, उनकी इकोनॉमी यहाँ से भी ग्रो होती है कि वो जो गोट्स होती हैं उनके बालों की जो पश्मीना बनता है, पश्मीना को बेचकर, पश्मीना वूल को बेचकर, पश्मीना उनको बेचकर वो कश्मीर के अंदर जो शाल बनती है पश्मीना शाल, तो वो इस तरह अपने पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं, पीपल ईट मिल्क मीट मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, यानी लोग जो हैं वो खाते हैं। अब खाने की बात यहाँ पर आ गई कि लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ खाते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर वो चीज़ खाते हैं, और फिर बटर जो दूध से बनता है, चीज़ बनता है, वो खाते हैं। और ईच फैमिली ऑन्स सम गोट्स काउज एंड डोजोस यॉर्क काउज, यानी हर एक फैमिली के पास लगभग हर एक फैमिली के पास बकरियां होती हैं, काउज यानी जो गायें होती हैं वो भी होती हैं, और इस तरह जो यॉर्क काउज होती हैं वो भी हर एक फैमिली के पास मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं। Being a desert did not means that Ladakh did not attract its share of traders. यानी डेज़र्ट होने के वजह से, इसका मतलब यानी लद्दाख का डेज़र्ट होना का ये मतलब नहीं है कि लद्दाख जो है वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इट वाज कंसिडर ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच caravans ट्रेवल्ड टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। यानी लद्दाख जो है, अगर हिस्टोरिकल हम बात करें और आज की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा इसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ से बहुत सारा पासेस होती हैं, लद्दाख पासेस होती है, जो माउंटेन, दो माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन होंगे, उनके बीच से एक रास्ता होता है, इसको पास कहते हैं। तो लद्दाख जो है ये होम ऑफ पासेस माना जाता है। इनके अंदर, लद्दाख के अंदर बहुत सारे पासेस हैं, और इन पासेस को एंशिएंट टाइम में भी और आज के टाइम में भी लोग यूज़ करते थे। यहाँ से जो कारवां यानी जो काफ़िले जाते थे, ट्रेडर्स जो जाते थे, जो ताजर होते थे, वो इन पासेस से गुजर कर तिब्बत में जाते थे, और जिसको आज हम तिब्बत कहते हैं, वहाँ पर ये लोग इन पासेस का यूज़ करके जाते थे। और ये जो कारवान्स होते थे, ये जो काफ़िले होते थे, ये ज़्यादातर जो टेक्सटाइल्स और जो स्पाइसेस, मसाले वगैरह, और जो सिल्क और कार्पेट्स, जो रॉ मटेरियल होता था, उनको लेकर ये ट्रेड करते थे, उनका ट्रेड करते थे, उनका व्यापार करते थे। हमने इस पूरी यानी जो हमारा पूरा पेज था, इसके अंदर हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, यूनिट ऑफ लद्दाख के बारे में, और इनके लोगों के बारे में पढ़ा, इस रीजन के बारे में पढ़ा कि ये लोकेशन कहाँ पर है, और इन लोगों का कल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इनकी खाने के बारे में पढ़ा, फूड्स के बारे में पढ़ा, और इनके जो डोमेस्टिक थिंग्स हैं, यानी क्या क्या चीज़ें ये डोमेस्टिक किन किन जानवरों को पालते हैं, वो भी हमने पढ़ा। अब नीचे थोड़ा सा और भी है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर रिलीजन की बात की गई है कि बुद्धिज़्म जो लद्दाख के अंदर बुद्धिज़्म पहुंचा, वो तिब्बत से पहुंचा। यानी पहले तिब्बत में बुद्धिज़्म पहुंचा, जो हमारी जो बुद्धिज़्म यानी बुद्ध मज़हब जो है वो पहले तिब्बत में आया, और फिर वहाँ से लद्दाख के अंदर आया। और लद्दाख को यहाँ पर आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, यानी लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि विच प्लेस इज़ आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, तो लद्दाख जो है इसको लिटिल तिब्बत भी माना जाता है। इस्लाम की अगर बात करें हम, तो इस्लाम 400 ईयर अगो यानी 400 साल पहले इस रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, और इस्लाम मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, और सिग्निफिकेंट मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है मुस्लिम की यहाँ पर। लद्दाख जो है, इसके अंदर जो लोग हैं उनकी जो ट्रेडिशनल कुछ वो सॉन्ग्स गाते हैं, कुछ पोइम्स उनकी ट्रेडिशनल पोइम्स हैं जो वो लोग गाते हैं। और लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतियन नेशनल इपक दी केसर सागा, यानी केसर सागा उनका नेशनल इपक है। एक बहुत ही इपक होती है, एक बहुत बड़ी पोइम की शक्ल में एक स्टोरी बयान की गई हो, और जो एक ट्रेडिशनल स्टोरी हो और हिस्टोरिकल स्टोरी हो, ठीक है ना। आर परफॉर्म एंड संग बाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, यानी मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों जो पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है लद्दाख के अंदर, वो दोनों पॉपुलेशंस ये केसर सागा इपक, नेशनल इपक जो है, इसको परफॉर्म भी करती हैं, संग यानी बोलती भी है, गाते भी हैं, ठीक है ना। ये बात हुई पूरी लद्दाख की। अब हम केरला के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। केरला की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पर एक मैप बनाएंगे हम, पहले हम केरला की जो लोकेशन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे, छोटा सा मैप हम
बनाकर आपको अंडरस्टैंड कराएंगे कि केरला कहाँ पर लोकेट होता है। मैं रफ सा मैप बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंडिया के इस जगह पर, सॉरी थोड़ा नीचे है, पूरा जो नीचे, एक मिनट, यहाँ पर केरला पाया जाता है। तो यानी इंडिया के बिल्कुल साउथ के ऊपर जो टिप है वहाँ पर केरला पाया जाता है। केरला लोकेट है वेस्ट कॉर्नर, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर के ऊपर। साउथ वेस्ट यानी ये जो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर साउथ वेस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर के ऊपर केरला पाया जाता है। और केरला जो है इसके, अगर देखें यहाँ पर मैप हमें फिर बनाना पड़ेगा, 1 मिनट, रफ सा मैप मैं बना रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेना प्लीज़। तो ये जो मैप है इसके अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इस मैप में यहाँ पर देखें केरला है, और इसके बिल्कुल इस साइड में, यानी इस साइड में यहाँ पर क्या है, नीचे भी पूरे साइड में हमारे पास पानी ही पानी है, जिसको हम समुंदर कहते हैं, जिसको हम अरेबियन सी कहते हैं, और नीचे जो है इंडियन ओशन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो यानी यहाँ पर बोला है कि इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। और जो अंदर के साइड में, यानी जो दूसरा साइड है, वहाँ पर हिल्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। केरला खुद जो है वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, और जिनको हम वेस्टर्न जो है हमारे हम उनको कहेंगे ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, यानी ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो केरला के, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो केरला के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ स्पाइस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोवन इन द हिल्स। तो यहाँ पर जो हिल्स हैं उनके पहाड़ों के अंदर, उन हिल्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारी किस्म की मसाले पाए जाते हैं, जिनमें पेपर आता है हमारे पास, क्लोव्स मसाला आता है, कार्डमम जिसको हम इलायची कहते हैं। तो यहाँ पर एक पहाड़ भी है जिसको हम कार्डमम हिल कहते हैं, यानी इलायचियों का पहाड़। It is a spice that made this region more attractive, an attractive place for traders। यानी ये जो स्पाइस हैं, ये जो मसाले हैं, ये इस रीजन को, इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं ट्रेडर्स के लिए। जो ट्रेडर हमारे पास, जो केरला के अंदर ट्रेडर आते हैं, जो ताजर आते हैं, वो यहाँ से स्पाइस लेकर, यानी मसाले लेकर दूसरी स्टेटों के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बेचते हैं, और इस तरह केरला की इकॉनमी बूस्ट होती है। तो यहाँ पर जेविश और अरब ट्रेवलर जो हैं वो यहाँ पर वे आर द फर्स्ट टू कम हेयर, यानी सबसे पहले अगर देखें हम तो केरला के अंदर आज से बहुत सालों पहले, यानी आज से 1000 साल पहले यहाँ पर जेविश जो यहूदी ट्रेडर और अरब ट्रेडर यहाँ पर आए, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी बिलीव किया जाता है, ये भी माना जाता है कि आज से 2000 साल पहले जो हमारे जीसस क्रिस्ट हैं, उनके यानी जीसस क्रिस्ट का एक फॉलोवर यहाँ पर जिसका नाम था एस.टी. थॉमस, वो यहाँ पर क्रिश्चियन मज़हब लेकर आया, ठीक है ना। यानी 2000 साल पहले एक एस.टी. थॉमस जो केरला के अंदर आए, और उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। मेनी अरब ट्रेडर, यानी बहुत सारे जो अरब ट्रेडर थे, अरब ताजर थे, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर सेटल डाउन भी हो गए, क्योंकि यहाँ से होकर ही, केरला से होकर ही वो जो साइलून था, यानी श्रीलंका था उस ज़माने में, जिसको साइलून बोला जाता था, तो वो यहाँ पर सेटल भी हो जाते थे। यानी जो अरब ट्रेडर अरब से आते थे, फिर केरला से होकर फिर वो साइलून में पहुँचते थे, तो वो कभी कभार केरला के अंदर आते थे, और वहाँ यहाँ पर देख कर, यहाँ का जो यहाँ की एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो माहौल है, उसको देखकर यहाँ पर सेटल हो जाते थे। इब्ने बतूता एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस हैं, वो उन्होंने यहाँ पर ट्रेवल किया, इंडिया के अंदर आए, फिर केरला के अंदर किए, और यहाँ पर यानी आज से 700 साल पहले वो यहाँ पर आए, और उन्होंने एक ट्रेवल लॉग, यानी एक उन्होंने बुक लिखी। उस बुक के अंदर उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया जो मुस्लिम्स केरला के अंदर रहते थे, इंडिया के अंदर बल्कि रहते थे, और केरला के अंदर जो मुस्लिम्स रहते थे उनकी लाइफ के बारे में लिखते हैं, उनको डिस्क्राइब करते थे, मुस्लिम यहाँ पर किस तरह रहते थे, उनकी कैसा कल्चर था, कैसा उनका रहन सहन कैसा था, फूड्स कैसी थी। और वो कहते हैं, इब्ने बतूता कहते हैं कि मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मानी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मानी जाती थी केरला के अंदर। इसलिए आज भी मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है केरला के अंदर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदू, ठीक है ना। और जो पोर्तुगीज़ ने, यहाँ पर एक बात और आ गई हमारे सामने, पोर्तुगीज़ एक कंट्री है, स्पेन के बिल्कुल वेस्ट में है। तो पोर्तुगीज़ जो हैं वो भी, उन्होंने सबसे पहले यूरोप से,
अगर यहाँ पर हम देखें, ये पूरी वर्ल्ड को अगर हम यहाँ पर बना दें, ये वर्ल्ड है फॉर एग्जांपल, ये पूरी दुनिया है, यहाँ पर हमारा इंडिया भी है, तो यहाँ से जो यूरोप है, ये हमने रफ मैप एक आपको समझाने के लिए बनाया, तो यहाँ से वो आए, उस तरह साउथ अफ्रीका से होकर वो इंडिया पहुँचे। तो यूरोप से जो पहला शख्स जिसने केरला के जो इंडिया के लिए जो रूट ढूंढा, यानी इंडिया आने के लिए उन्होंने जो सी रूट ढूंढा, उसका नाम वास्को डी गामा था। उन्होंने सबसे पहले अपनी शिप जो है, उसकी जो शिप है, पहला जो उसका बहरी जहाज़ था, वो उसने केरला के अंदर लैंड किया, केरला के अंदर उतारा। और इस तरह यूरोप से जो सी रूट है वो केरला की के इंडिया तक जो डिस्कवर हुआ, और सबसे पहले पुर्तगीज़ ने किया, और पुर्तगीज़ के जो वास्को ड गामा हैं उन्होंने किया। अच्छा, इसी जो हमारा जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, जिस तरह हमने पढ़ा कि किस तरह पहले जो यहाँ पर ट्रेडर आए, मुस्लिम ट्रेडर, ज्यूइश ट्रेडर, फिर क्रिश्चियनिटी सबसे पहले आई 2000 साल पहले। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो केरला के लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी उनका जो मज़हब है वो बिल्कुल एक ही मज़हब के लोग वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर जोदिज़म यानी यहूदी भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनिज़्म भी है यहाँ पर, और भी बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं। ये बड़े जो चंद बड़े रिलीजन हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। अच्छा, केरला के अंदर जो लोग फ़िशिंग करते हैं, यानी जो लोग फ़िशिंग यहाँ पर करते हैं समुद्र के अंदर, वो जो नेट यूज़ करते हैं वो बिल्कुल चाइनीज़ नेट की तरह होती है, यानी एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ द चाइनीज़ फ़िशिंग नेट। और इसको यानी उस नेट को कहते हैं चीना वाला उस नेट का नाम है। और जो लोग बर्तन यूज़ करते हैं इन फ़िश को फ्राई करने के लिए, उसका नाम भी यहाँ पर चीना चत्ती है। और ये भी माना जाता है कि जो वर्ड चीन है ये चाइना से आया है। और ये जो लैंड है केरला की लैंड, ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है चावल, यानी जो हमारे राइस हैं उनके लिए, यानी राइस को ग्रो करने के लिए, यहाँ पर राइस को ग्रो करने के लिए ये ज़मीन बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, फर्टाइल है। क्लाइमेट भी अच्छा है, क्लाइमेट भी यहाँ पर राइस को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है, बारिश की मकदार चाहिए होती है, वो केरला के अंदर अच्छी है। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो यहाँ पर राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, फ़िश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ये हमारी हो गई केरला की बात। यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई, ये एक फेस्टिवल होता है जो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लेक है, उस लेक के ऊपर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। यस, जो ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर मनाया जाता है, ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि ओनम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर मनाया जाता है, और ओनम फेस्टिवल के अंदर बोट रेस होती है, ठीक है, ये बोट रेस होती है ओनम फेस्टिवल के अंदर ही। और लेक बहुत सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लेक है केरला के अंदर, जिसका नाम है नंबार्ड लेक। सो अगर हम दोनों रीजन को कंपेयर करें, यानी केरला को भी हम कंपेयर करें लद्दाख से, केरला और लद्दाख को हम आपस में कंपेयर करें, तो हमें यहाँ पर क्वाइट डिफरेंट, यानी बहुत क्वाइट डिफरेंट यहाँ पर इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल फीचर अगर हम बात करें तो हमें क्वाइट डिफरेंट यहाँ पर मिली, बहुत ही मुख्तलिफ मिला। यानी कि लद्दाख का जो यहाँ पर जोग्राफिकल फीचर है बिल्कुल बिल्कुल अलग है, और केरला का जो जोग्राफिकल फीचर है वो बिल्कुल अलग है। केरला के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, लद्दाख के अंदर बहुत कम होती हैं। केरला की साइड में समुद्र है, लद्दाख की साइड में कोई समुद्र नहीं है। केरला के अंदर जो राइस हैं वो उगते हैं, लद्दाख के अंदर नहीं उगते हैं, यानी ये एक फ़र्क है। और अगर हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, ये क्वाइट सिमिलर है हिस्ट्री, क्योंकि दोनों जो रीजन है वो अरब्स ने और चाइनीज़, यानी चाइना के लोगों ने और अरब के लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया, और ये जो रीजन है ये इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब्स बोथ, यानी दोनों ट्रेडर से केरला के अंदर भी अरब ट्रेडर आए और लद्दाख के अंदर भी अरब ट्रेडर आए। केरला के अंदर भी जो चाइनीज़ कल्चर यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, चाइनीज़ कल्चर का इन्फ्लुएंस है, और लद्दाख के अंदर भी चाइनीज़ कल्चर का इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम देखें कि यानी अगर इससे हमें पता चलता है कि जो रीजन होता है उसके अंदर उसकी जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो यहाँ पर जो फैक्टर होते हैं वो कल्चर लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और कल्चर लाइफ जो लोगों का कल्चर लाइफ होती है, कल्चरल ज़िंदगी होती है, वो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर से टाइड होती है। ठीक है ना, ये हमें पता चला इन दोनों रीजन को आपस में कंपेयर करके। डिफरेंट कल्चर होता है उसका इन्फ्लुएंस पार्ट यानी पास्ट का ही पार्ट नहीं है, यानी पास्ट की बात ही नहीं है, यानी
पुराने ज़माने में ही सिर्फ कल्चरली डाइवर्स जो डाइवर्स कल्चर है उसका जो इन्फ्लुएंस है होता है वो पास्ट की ही बात नहीं है, बल्कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, हमारी जो आज की ज़िंदगी है, इसके अंदर भी हमें डाइवर्स कल्चर मिलता है। क्योंकि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर दी पर्पज़ ऑफ वर्क, यानी काम के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए मूव करते हैं, तो दूसरी जगह का जो कल्चरली जो ट्रेडिशंस होती हैं वो स्लोली स्लोली हम उनको भी अडॉप्ट करते हैं, हम वो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम उनको देखते हैं। यानी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वहाँ का जो कल्चर होगा वो भी हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा, अट्रैक्ट करेगा हमें। सिमिलरली इन आवर नाइबरहुड, अगर हम अपने नाइबरहुड की बात करें, अगर हमारा जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो लिव्स क्लोज टू पीपल फ्राम सेवरल कम्युनिटीज़, यानी हम सेवरल कम्युनिटी, एक दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ मिलकर हम रहते हैं। आवर डेली लिव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हेयर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लिव्स एंड कस्टम एंड ट्रेडिशन, यानी हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसके अंदर भी हम अड़ोस पड़ोस के लोग जो हमारे साथ, जिनके डिफरेंट कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उनकी स्टोरी हम सुनते हैं, उनके कस्टम्स के बारे में हम सुनते हैं, उनकी ट्रेडिशंस के बारे में हम सुनते हैं, कभी कभी हम अडॉप्ट भी करते हैं। इस तरह हमारी जो लाइफ है वो इन्फ्लुएंस होती है डाइवर्स कल्चर से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो इंडिया की ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी हर वक्त इंडिया की स्ट्रेंथ का एक सोर्स बना रहा। यानी इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, हमारी मुल्क की, हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है, वो जो यकजहती है, उसका जो सोर्स है वो हमारी डाइवर्सिटी ही है। क्योंकि अक्सर कहा गया है जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर लोग डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ बसती हैं वहाँ पर लोग डिवाइड हो जाते लगते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि इंडिया जो है इसका जो डाइवर्स कल्चर है वो इसकी स्ट्रेंथ का एक सोर्स है, बिल्कुल उल्टा है। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ने इंडिया को रूल किया, और मेन यानी ब्रिटिश जब इंडिया को रूल कर रहा था तो वो मेन जो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड से जो आते थे, यानी डिफरेंट जिनका कल्चर डिफरेंट होता था, जिनका रिलीजन डिफरेंट होता था, जिनका रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट होता था, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होता था, वो इकट्ठे आकर इस रूल को अपोज करते थे, ब्रिटिश को अपोज करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करते थे। जो हमारी इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट थी, इसके अंदर जो 1000 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही बैकग्राउंड के नहीं। यानी एक सिर्फ हिंदुओं ने ही यहाँ पर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग नहीं लड़ी, बल्कि मुस्लिम्स ने भी लड़ी, क्रिश्चियंस ने भी लड़ी, जो दूसरे जो रिलीजन हैं उनके लोगों ने भी, या जो दूसरे कल्चरली जो डिफरेंट लोग हैं उन्होंने भी मिलकर आपस में जो कल्चरली डिफरेंसेस थी उनको ख़त्म करके ब्रिटिश को अपोज किया, ब्रिटिशर के साथ लड़े आज़ादी के लिए, ठीक है ना। वो जेल में भी गए, उन्होंने मिलकर जॉइंट एक्शन किया, वो जेल में भी इकट्ठे गए और उन्होंने ब्रिटिश को डिफरेंट डिफरेंट वेज से अपोज किया। इंटरेस्टिंगली ब्रिटिशर जो हैं वो सोच रहे थे, यानी ब्रिटिशर सोच रहे थे कि इंडिया को हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत डिफरेंट है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और इस तरह हम इंडिया के ऊपर कंटिन्यू रूल करेंगे। यानी ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी, ब्रिटिशर की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। लेकिन इंडिया के लोगों ने ये शो करके दिखाया कि डिवाइड एंड रूल इंडिया के अंदर नहीं चलेगी। लोग जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो यूनाइट होकर ही लड़ेंगे। और इस तरह ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें लोग इकट्ठे हुए, और हमने देखा और तारीख़ ने ये देखा कि लोग जो हैं डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट रीजन से आने वाले लोग इकट्ठे होकर ब्रिटिश को अपोज़ किया। अब यहाँ पर हमारे पास एक पोएम है, एक सॉन्ग है जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के द्वारा लिखी गई है। ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी पोएम है, और ये पोएम आज़ादी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी यकजहती है इंडिया की जो यकजहती थी हिस्ट्री के पास्ट के अंदर, यानी ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया की यकजहती जो थी उसको ये शो करती है, उसकी एक मिसाल है। ये जो पोएम है, ये पोएम जलियांवाला बाग जो मैसेकर आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1913 अप्रैल
1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ, यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, जिसके अंदर मुस्लिम, वुमेन, मेन, हिंदू, सिख, जो हर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आते थे, वो यहाँ पर मारे गए। और एक जो पर्सन था जिसका नाम जनरल डायर था, उसने यहाँ पर लोगों के ऊपर, जो लोग अनआर्म्ड थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको किल कर दिया, उनके ऊपर फायर खोल दिया और हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। और ये जो सॉन्ग लिखा गया इस एसोसिएशन की द्वारा इस सॉन्ग को जब कंपोज किया गया, तो ये सॉन्ग द सॉन्ग टू हॉनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, यानी जो लोग मारे गए उस जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर, उनकी याददाश्त को एक ऑनर देने के लिए इन्होंने ये सॉन्ग लिखा, एक रिस्पेक्ट की तौर पे सॉन्ग लिखा। इस सॉन्ग के अंदर आप सॉन्ग को पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। अगर आप इस इमेज को देखोगे, तो यहाँ पर जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की थी, तो जो हमारे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी जो गैदरिंग है लोगों की, तो उनको यहाँ पर ये स्पीच दे रहे हैं ज्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो जो हमारे सॉन्ग हैं, जो हमारे सिंबल हैं, हमारी जो सॉन्ग और सिंबल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उभर कर सामने आए, वो हमारी इंडिया की जो रिच ट्रेडिशन है और जो डाइवर्सिटी है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको रिस्पेक्ट देते हैं। आपको याद होगा जो हमारी इंडिया की स्टोरी है, इंडियन फ्लैग की जो स्टोरी है, वो आपने पढ़ी होगी। और इस फ्लैग के जो हमारा इंडियन फ्लैग है, ये जब लोग ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते थे कहीं कहीं पर भी, तो इस फ्लैग को एज ए सिंबल यूज़ करते थे। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indians' unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and customs was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged। ठीक है ना, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि जो इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है, जो यूनिटी है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसको बाहर से इम्पोज किया गया हो, बल्कि ये इंडिया के अंदर से ही है, यानी समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, जो इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के फोल्ड के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन जो प्रैक्टिस हो रहे हैं, वहाँ से होकर ये वैरायटी जो हम एक्नॉलेज करते हैं, जो हम तस्लीम करते हैं, इवन के इनक्रेज जिसको हम करते हैं, ये वहाँ से ही होकर ये यूनिटी आती है। ठीक है ना, यानी इंडिया की जो यूनिटी है, ये एक बहुत ही जो बहुत ही अच्छी यूनिटी है और बहुत ही अलग यूनिटी है बाकी तमाम कंट्रीज़ की यूनिटी से, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन से जो बिलोंग करते हैं, उनके अंदर जो टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस से ये यूनिटी उभर कर सामने आती है। इट वाज नेहरू हु कॉइनेड द फ्रेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस फ्रेज़ को यहाँ पर कॉइन किया है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी। ये इस फ्रेज़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोट किया है टू डिस्क्राइब द कंट्री। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि अगर आप इंडिया को डिस्क्राइब करोगे एक ही फ्रेज़ के अंदर, तो आप किस तरह करोगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया जो है एक डाइवर्स है कंट्री है, और लेकिन ये यूनिटी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज किया गया, उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। अगर आप नेशनल एंथम अगर आप पढ़ोगे, यानी जाना गाना माना जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको अगर आप पढ़ोगे, तो वो भी एक एक्सप्रेशन है यूनिटी की। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी। तो हमसे सवाल किया गया है कि किस वे में नेशनल एंथम जो है वो यूनिटी को डिस्क्राइब करता है, ये आपको बताना है।
अगर आप पूरा सॉन्ग पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि किस तरह वो डिस्क्राइब करता है। जन गण मन अधिनायक, ये आप पढ़ो, आपको समझ आएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये कंप्लीट होता है। और अब इसके जो हमें बचते हैं क्वेश्चन, जिसको हम एक्सरसाइज कहेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।